तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 2024 की। तो आप सभी को पता है आज यानी कि 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट की घोषणा कर दी है। क्या क्या इस बजट की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे और बहुत ही डीपली एनालिसिस करेंगे सो दैट आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है आज की इस वीडियो से कवर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो इस बार जो बजट प्रेजेंट किया गया है 2024 का, इसको कहते हैं हम इंटरिम बजट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टर्म को क्लियर करते हैं कि क्या होता है इंटरिम बजट, सो दैट हमें पूरी की पूरी जो बजट है वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। देखो अभी आपको पता है 2024 जो है ये एक ऐसा ईयर है जहां पे जो मोदी गवर्नमेंट है उनका टेन्योर जो है वो पूरा हो चुका है। तो अब क्या होंगे, यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन होंगे। तो लोकसभा इलेक्शन से पहले ना एक बजट प्रेजेंट किया जाता है और उसको कहा जाता है अंतरिम बजट। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है अंतरिम बजट। ये क्यों किया जाता है ऐसा? तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि एक सरकार ऑलरेडी क्या है, सत्ता में है। तो अब यहाँ पे इलेक्शन होगा, हो सकता है कि सरकार चेंज हो जाए, तो फिर उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी। तो ये जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है ना, ये छोटा सा पीरियड, इसके लिए ये बजट लॉन्च किया जाता है कि भाई तब तक जब तक कि नई सरकार नहीं आ जाती तब तक क्या हो, जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो सारे मैनेज हो जाए। तो ये होता है आपका इंटरिम बजट। तो ये जो बजट होता है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा मेजर अनाउंसमेंट नहीं होती, मेजर चेंजेस नहीं होते, क्योंकि नई गवर्नमेंट आने वाली है और उसको अगर जैसे चेंज करके चले जाएंगे तो फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी तो उसको सारी चीजें फिर से मैनेज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर अनाउंसमेंट नहीं होती है, जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है। अब देखो यहाँ पे कोई प्रोविजन वैसे है नहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किसको लेके, इंटरिम बजट को लेके। एज अ रिजल्ट द इंटरिम बजट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड मैंडेटरली, मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप प्रिपेयर करो, बट इट इज रिक्वायर्ड कि आप जो है यहाँ पे एक ट्रांजिशनल पीरियड के लिए जो एक बजट प्रिपेयर कर दो, सो दैट जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक जो है सरकार अपने मैनेज कर सके सारे खर्चे। और जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, जब नई सरकार आ जाती है यानी पोस्ट इलेक्शन, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक नया फुल बजट जो है प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि पूरी साल भर चलेगा कि हाँ भाई अब नई गवर्नमेंट आ गई है और हमारा जो देश है वो इस बजट के हिसाब से पूरा रन करेगा। तो आई होप आपको जो अंतरिम बजट है इसकी पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखो सबसे अब आगे जानते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजट, यानी बजट प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी बॉडी है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इंडिया के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है इन रिलेशन टू इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इकोनॉमी ऑफ इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट अफेयर्स है वो सारे कौन देखती है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर 5 डिपार्टमेंट आते हैं और उन्हीं में से 5 में से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजट। यहाँ पे देखो एक नोडल एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसका प्रिंसिपल टास्क होता है कि वो प्रेजेंट करे क्या यूनियन बजट को बिफोर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सामने क्या करे, बजट को प्रेजेंट करे। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 1 फरवरी को जो यहाँ पे बजट प्रेजेंट किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ये कौन से बजट था, ये 6th बजट था। दिस वाज एन इंटरिम बजट अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन लेटर इन दिस ईयर। आपको पता है कि मैंने अभी आपको समझा ही दिया, जनरल इलेक्शन से पहले जो आपको बजट दिया गया है ये क्या है, इंटरिम बजट। अब यहाँ पे वित्त मंत्री ने देखो कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिखेंगी, कुछ ऐसी हेडलाइंस बनी हुई है इस बजट की वजह से, पहले उनको देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं, अब सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। यानी कि इस बजट का जो मेन एक तरीके से हाईलाइटेड पॉइंट है वो है वुमेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को जो है और सशक्तिकरण कराने के लिए जो है उनको लखपति दीदी की जो है यहाँ पे घोषणा की गई है कि अब जो है यहाँ पे 3 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रही है सरकार, सो दैट अब आने वाले टाइम में क्या हो कि उनको भी अवसर मिले इस तरीके की चीजों का। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो बजट है सैलरीड क्लास के लिए वो कुछ भी नहीं बदला है, यानी उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। इसके अलावा बोला गया है कि इनकम टैक्स जो है यहाँ पे स्लैब, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं किया गया है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हेडलाइंस बनी हुई थी, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको पहले ही जान लिया। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो सरकार का ये कहना है कि 10 साल में इनकम टैक्स जो छूट थी यानी कि वो क्या थी, यहाँ पे 1.8 लाख। ठीक है, अब उसको क्या कर दिया है, बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दिया है। पहले 1,80,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब बढ़ा के 3 लाख कर दी गई है। और ये भी बोला गया है कि इनकम टैक्स में जो मतलब यहाँ पे देखो बढ़ा दी, ये तो ठीक है। यहाँ पे जो निर्मला सीतारमण जी है ना, उन्होंने ये बोला है कि 10 साल में जो इनकम टैक्स का कलेक्शन है ना, वो 3 गुना बढ़ चुका है। यहाँ पे कहा गया है कि इनकम टैक्स रेट में जो है कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई दे प्राप्त मतलब नहीं देना, मतलब जैसे जिस भी इंसान की 7 लाख रुपए जो है एनुअल सैलरी है,
तो उनको कोई भी इनकम टैक्स देना नहीं है, ये भी यहाँ पे बात बोली गई है। 2025 से लेकर 26 तक घाटों को कम किया जाएगा, यानी जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने की बात की गई है। राजकोषीय घाटा जो है 5.1 मतलब यहाँ पे रखने का अनुमान किया गया है। ये क्या होता है राजकोषीय घाटा? देखो आपको पता है कोई सी भी डेवलप्ड कंट्री ले लो, चाहे आप जापान ले लो, चाहे आप चाइना ले लो, चाहे आप अमेरिका ले लो, सबके सब देश जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे लोन लेके अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं। तो इस लोन को ही कहा जाता है राजकोषीय घाटा। तो आपको पता है कोविड के बाद जो है काफी सारे देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया काफी बड़े बड़े लोन लिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मतलब एक जरूरत की चीज थी इंडिया के लिए, तो इंडिया ने करा। तो उसको जो है यहाँ पे कम करने की बात की जा रही है, क्योंकि जितना भी हो सकता है उतना, जितना ज्यादा कम ये राजकोषीय घाटा होता है उतना ही ज्यादा एक देश के लिए अच्छी चीज मानी जाती है। तो इसको कम करने की बात की गई है। यहाँ पे बोला गया है कि 44.9 लाख करोड़ रुपए का खर्च और 30 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू का जो अनुमान लगाया गया है आने वाले साल में। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे अगर बात करें इनकम टैक्स स्लैब की, तो हमारा भारत ना बाकी दूसरे कंट्री से तो बेटर ही पोजीशन पे है। मतलब अगर आप चाइना और जापान को देखोगे जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, तो उनका जो इनकम टैक्स स्लैब है ना दैट इज 45%। लेकिन बात करें इंडिया का, तो इंडिया का है 3 से लेकर 45% तक। पाकिस्तान का तो देखो यहाँ से 0 से लेकर 35% तक। यहाँ पे चाइना का, सॉरी चाइना का बात कर रहे हैं हम, 3 से लेकर 45% तक। और भारत का है यहाँ पे 30% तक, मतलब 30% तक जो है यही भारत जो है वसूल करता है टैक्स के फॉर्म में। जापान का आप देखोगे वो 45% तक जाता है, चाइना का 45% तक जाता है, पाकिस्तान का तो देखो आप हालत ही बुरे हैं। यहाँ पे अमेरिका देखो 37% तक जाता है। तो बाकी दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया इज मच बेटर पोजीशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई है फॉर द मिडिल क्लास। देखो यहाँ पे एक हर बार ने एक चीज जरूर आपने नोटिस की होगी कि सरकार जो है ना वो पुअर के लिए तो बहुत कुछ करती है, कि भाई जो यहाँ पे पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का उसके लिए अलग अलग स्कीम पहुंचाई जाए, उनके बैंक खातों में पैसे डाले जाएं, इस तरीके की काफी सारी तमाम स्कीम्स आपने देखी जरूर होंगी। लेकिन कभी भी सरकार मिडिल क्लास जो है सेक्शन इसके लिए कुछ नहीं करती। लेकिन इस बार जो है अनाउंसमेंट हुई है कि हाउसिंग स्कीम जो है वो लॉन्च की जाएंगी डिजर्विंग मिडिल क्लास लोगों के लिए। ठीक है, किसने किसने कहा है? सीतारमण जी ने कहा है अपने बजट की स्पीच के अंदर। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि मतलब जो 3 करोड़ जो है ऑलरेडी हाउसेस थे। ठीक है, यहाँ देखो सीतारमन जी सेड 3 मिलियन हाउसेस हैव बीन 30 मिलियन हाउसेस हैव बीन बिल्ट अंडर द प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना एंड एन एडिशनल 20 मिलियन हाउसेस विल बी बिल्ट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। जो ऑलरेडी 3 करोड़ जो घर बन चुके थे, अब उसको बढ़ा के जो है यहाँ पे और भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये भी प्लान किया गया है। इस इंटरिम बजट के अंदर ऐसा ऐलान, इस देश में मौजूद 10 लाख से अधिक आशा वर्कर्स और उनके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक के निःशुल्क उपचार का भी लाभ मिलेगा। जो भी आशा वर्कर्स थे ना उनको इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पे इस स्कीम के अंदर, जिसको कहा जाता है आयुष्मान योजना। ठीक है, तो यहाँ पे उनको फ्री इलाज मिलेगा। बीपीएल कार्ड धारकों को ही अनुमान, मतलब पहले क्या था कि जो केवल बीपीएल कार्ड धारक थे ना उन्हीं को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का इलाज मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ पे आशा वर्कर्स हैं उनके परिवार को भी 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार मिलेगा। तो इस तरीके की भी जो है घोषणा की गई। यहाँ पे देखो आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाई जाएंगी आशा वर्कर्स। जितनी भी आशा वर्कर्स हैं उन सभी को कहां लेके जाया जाएगा? आयुष्मान भारत योजना के दायरे में। 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को जो है इससे लाभ मिलने वाला है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस है ना उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले है मनरेगा। मनरेगा में देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो बजट था उसको देखो कितना घटा है, 19% तक जो है घटा दिया है। 2019 से लेकर 2024 तक अगर आप देखोगे तो मनरेगा के अंदर क्या हुआ है, कटौती की गई है। क्योंकि देखो क्या होता था, मनरेगा का मतलब यही है कि भाई एक इंसान को क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। और एम्प्लॉयमेंट के नाम पे क्या कराते थे कि भाई आपको जो है मिनिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई भी छोटा मोटा काम होता था, जैसे कि गड्ढा खोदना, ठीक है, या फिर कोई भी सड़क निर्माण में कोई भी सहायता करना, ये सब के लिए जो है उनको यहाँ पे एक तरीके से श्योरिटी दी जाती थी कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मनरेगा चल रहा था ना, यानी कि केवल ऑन पेपर जो है इसको दिखाया जाता था, लेकिन हमारे देश के लिए इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो इसके जो है बजट को घटा के जो है यहाँ पे -19% तक घटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर जो है चेंजेस लाने की बात की जा रही है कि अब जो है इनको एम्प्लॉयमेंट भी इस तरीके का दिया जाएगा जो सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी हित के लिए रहे। तो यहाँ पे मनरेगा में चेंजेस की काफी ज्यादा जरूरत थी, जो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये आपको परसेंटेज घटा हुआ दिखने को मिलेगा। पीएम आवास योजना है, देखो यहाँ से 2019 से लेकर 24 तक की बात करोगे तो ये 68% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पीएम आवास योजना के तहत। पीएम विकास योजना, किसान योजना, देखो यहाँ पे जो किसानों के लिए काफी ज्यादा इस बजट के अंदर किसानों को भी जो है एक हाईलाइटेड पॉइंट रख के उनके लिए भी काफी सारी चीजें बोली गई हैं। और इनका जो बजट है 2019 से लेकर 24 तक जो है 18.81% तक बढ़ा दिया गया, करीब 19%। ठीक है, यहाँ पे ग्राम विकास सड़क योजना,
तो आपको पता है कि जिस तरीके से सड़कों पे मतलब जो गाँव के एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, तो उसको जो है इस साल बढ़ा के 26% कर दिया गया है। तो इस बार जो है यहाँ पे 2024 के अंदर इस पे काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने देने के लिए बात हो रही है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन देखो, स्वच्छ भारत मिशन का जो है यहाँ पे बजट बढ़ा के कितना कर दिया गया है, करीब 21% जो है ब बजट बढ़ाया गया है 2024 के अंदर। इसके अलावा रेलवे जो कि ऐसा सेक्टर माना जाता था कि भाई हाँ ठीक है, इससे जो भी कमाई हो रही है वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है या फिर जो चल रहा है ऐसा, लेकिन नहीं, अब आज के टाइम पे जैसे वंदे भारत ट्रेन जो है आपकी एग्जिस्टेंस में आ गई है, जो लोग प्लेन में सवार मतलब करते थे सफर, अब आजकल वो वंदे भारत को भी प्रेफर करने लगे हैं। तो वंदे भारत ट्रेन क्या है, काफी ज्यादा कंपार्टमेंटलाइज्ड है, बहुत ज्यादा हाइजीन है, तो जो लोग हैं अपर क्लास के लोग वो भी इसको प्रेफर कर रहे हैं, और इससे जो है इंडियन रेलवे को काफी बड़े लेवल पे फायदा होने वाला है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में और भी सारे कोचेस जो है लगाए जाएंगे वंदे भारत ट्रेन के। तो इसको लेकर जो है 252% का जो है यहाँ पे इजाफा किया गया है 2024 के अंदर। ठीक है, बात करें रक्षा मंत्रालय, आपको पता है कि इंडिया जो है डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्चा करती है, और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा कि इस बजट के अंदर भी 37.3% तक जो है यहाँ पे बजट में इंक्रीमेंट किया गया है इन द ईयर 2024। सड़क परिवहन, यानी कि बात करें सीधा सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 225% तक जो है यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के लिए बजट मतलब देखने को मिलेगा। 2024 के अंदर इतना बढ़ा दिया गया है इसको 225% तक। तो अब जो है आपको मैसिव यहाँ पे सड़क परिवहन यानी कि रोड्स बिल्ड, प्रॉपर क्वालिटी के जो रोड्स होते हैं वो बने हुए दिखेंगे, काफी सारे हाईवेज वगैरह जो अभी ऑलरेडी न्यूज में चल रहे थे, तो वो सब आपको देखने को मिल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे बोला जा रहा है एयरपोर्ट की जो संख्या है वो बढ़ के कहां तक पहुंच गई, 149 तक पहुंच गई। देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होके 149 हो गई है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी एयर कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। उड़ान योजना के जरिए 517 नए रूट्स के जरिए एक 1.3 करोड़ यात्री इसमें शामिल हुए हैं। भारतीय विमान कंपनियों ने 1000 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया है। मतलब आप देख रहे हो जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है उस तरीके से यहाँ पे एयरक्राफ्ट को भी तरीके से ऑर्डर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऑर्डर किया गया है। मेट्रो नमो भारत का विस्तार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेट्रो और नमो भारत का एक जिक्र किया। मेट्रो और नमो भारत का विस्तार किया जाएगा, बड़े शहरों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। निर्मला ने कहा कि यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार और यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी और जो क्वांटिटी है वो दोनों ही इंक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ रेल कनेक्टिविटी। बीते 10 सालों में यहाँ पे देखो एफडीआई जो है वो भी 10 गुना बताया जा रहा है। ठीक है, 10 साल में 2 गुना बताया जा रहा है। सीतारमण ने कहा कि एफडीआई यानी कि फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया, ठीक है, यहाँ पे 2014-23 के दौरान जो है करीब 596 अरब डॉलर विदेशी यहाँ पे प्रत्यक्ष निवेश आया। लेकिन बात करें 2014 की, तो उस दौरान जो एफडीआई आया वो क्या था, 2 गुना आया। तो हम विदेशी पार्टनर से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफडीआई में भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। इस पूरे बजट के अंदर जो सबसे हाईलाइटेड जो रहे हैं वो है महिला, बच्चों पर ध्यान, मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना। ये जो है काफी ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट रहा है। निर्मला ने बताया हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पे भी ध्यान देगी। जिनको सर्वाइकल कैंसर है उनके वैक्सीनेशन के लिए जो है यहाँ पे अब और ज्यादा काम होगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लेकर आएगी, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये जो है मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इस 2024 के इंटरिम बजट की। और बात करें लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो देखो आपको पता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भी इशू चला था जहाँ पे बॉयकॉट लक्षद्वीप हो गया था। और ये वाली न्यूज सुन के तो आई गेस मुइज जो है उनकी नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब पूरी भारत सरकार का जो फोकस है वो है लक्षद्वीप को एक तरीके से यहाँ पे डेवलप करना, इसके टूरिज्म को प्रमोट करना। क्योंकि यहाँ पे आप रिस्पॉन्स ऑलरेडी देख चुके हो, जैसे ही मोदी जी लक्षद्वीप पे गए, जिस तरीके से वहां का एक तरीके से पूरा का पूरा जो टूरिज्म है वो कितना ज्यादा प्रमोट हो गया, वो आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट की लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो 40,000 नए कोचेस लगाए जाएंगे रेलवे के, जो कि कौन सी होंगी, वंदे भारत के कोच। ठीक है, और इसके अलावा 50 साल के लिए 1 करोड़ के ब्याज जो है मुफ्त लोन देंगे। लक्षद्वीप जो है इसको बहुत बड़ी लेवल पे जो है इसका क्या होगा, यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, इसको और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। और ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजनाएं शुरू होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो बढ़ावा देखने को मिलेगा आपको आने वाले साल में।
अब देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो बजट है जो अभी लॉन्च हुआ जो अभी अनाउंस हुआ ये है अंतरिम बजट। तो इस अंतरिम बजट के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी मेजर अनाउंसमेंट नहीं की जाती है, ठीक है, कोई भी मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर उसके लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। मान लो कि अगर यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट के दौरान ही अगर टैक्स रेट के अंदर जो है चेंजेस कर दिए जाते, अगर घटा दिए जाते, तो क्या होता, आने वाली जो सरकार है उसके लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। वो तो यही कहती है ना कि भाई हम कैसे संभाले, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट थी वो क्या करके चली गई, कम करके चली गई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है, वो है मोदी जी का कॉन्फिडेंस। और उससे ये शो होता है कि मोदी जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अबाउट हिज विनिंग इन इलेक्शन 2024। हाउ? देखो अगर यहाँ पे मोदी जी जो है श्योर नहीं होते तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे टैक्स रेट के अंदर चेंजेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके चीजें मुझे ही संभालनी। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। और बात करें यहाँ पे शेयर मार्केट की, तो यहाँ पे शेयर मार्केट में भी आपको ऐसा कोई खास जो जंप आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे पूरा गोता ही मार गया जो है जंप शेयर मार्केट, क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके के बजट का जो है शेयर मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये जो बजट है वो साफ साफ ये सिंपली ये शो करता है कि ये जो बजट है वो फुली सेटिस्फाइड है अभी तक के लिए। जब फुल बजट आएगा हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बजट को 10 में से कितने अंक जो है देना चाहोगे, ठीक है, परसेंटेज नहीं, आप सिर्फ मेरे को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। जो भी है आपका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।